हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 26 मार्च 2023 का करंट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा सचिवालय लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक अधिसूचना जारी करके कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है। ठीक है, उनका जो मेंबरशिप है वो इनको कैंसिल कर दी है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आपको बताना है राहुल गांधी जी जो है वो किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, अभी किस लोकसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित होकर लोकसभा में थे, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी अमेठी, ऑप्शन सी वायनाड और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी ऑप्शन सी वायनाड। राहुल गांधी जी अभी वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा सदस्य थे। ठीक है, वायनाड जो है केरल में है। इसके पहले राहुल गांधी जी अमेठी से सांसद हुआ करते थे। बाकी रायबरेली जो है वहां से उनकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी सांसद होती हैं। ठीक है, तो अभी राहुल गांधी जी वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अभी इनकी अधिसूचना जारी करके सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, ये क्या हुआ है, क्यों रद्द की गई है? क्या हुआ है कि 23 मार्च 2023 को सूरत गुजरात में जगह है, वहां की एक अदालत ने उन्हें मानहानि के एक मुकदमे में, एक इनके अगेंस्ट मानहानि का मुकदमा चल रहा था। ठीक है, उस मुकदमे में इनको 2 वर्ष के कारावास की सजा दी है। ठीक है, 23 मार्च 2023 को सूरत के एक न्यायालय ने इनको 2 वर्ष के कारावास की सजा दी है। उसी के पश्चात सचिवालय ने इनको संविधान का अनुच्छेद 102(1)(e), 102(1)(e और उसके साथ रेडविच जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 83 इनके तहत इनकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। ठीक है, सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो जनप्रतिनिधित्व कानून वो है क्या है, 1951 के सेक्शन 83 के तहत उनकी सदस्यता जो है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक इसमें डिसीजन इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने केस था लिली थॉमस बनाम केंद्र सरकार। ठीक है, ये 10 जुलाई 2013 को इसमें इन्होंने जजमेंट पास किया था और उसमें लिखा था कि यदि कोई सांसद या विधायक अगर किसी मामले में 2 वर्ष या अधिक की सजा पाता है, 2 वर्ष या अधिक की सजा अगर किसी सांसद या विधायक को मिलता है तो उसकी सदन से सदस्यता जो है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। ठीक, इनकी सदस्यता जो है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। तो उसी के तहत ये इन्होंने सेक्शन 83 इन्वोक करते हुए जनप्रतिनिधित्व कानून का 23 मार्च 2023 से ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी है। ठीक है, ये इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, अभी जनप्रतिनिधित्व कानून की हमने 83 की बात की, एक इसी में सेक्शन है 84। इस 84 में लिखा हुआ है कि अगर सजा प्राप्त जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, सांसद विधायक है, अगर वो 3 महीने के भीतर अपील नहीं करता है, ठीक है, तब ही आपको उसकी सदस्यता खत्म करनी है। और अगर 3 महीने के भीतर वो अपील कर लेता है तो जब तक उस अपील पर निर्णय नहीं आ जाता है तब तक उसकी सदस्यता को समाप्त नहीं करना है। ये सेक्शन 84 में प्रोविजन था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया। उन्होंने इस सेक्शन को नहीं माना और उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें जैसे ही आपको सजा होगी 2 वर्ष से अधिक की, आपकी सदस्यता तुरंत से रद्द हो जाएगी। तो उसी की तरह उसी का ये प्रोविजन को यूज करते हुए राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता जो है वो 23 मार्च से ही खत्म हो गई है। अच्छा, राहुल गांधी जी पहली बार सांसद बने थे वो 2004 में बने थे, अमेठी से बने थे और इनका लोकसभा में ये चौथा कार्यकाल था। 2004 में ये सांसद रहे अमेठी से, फिर उसके बाद 2009 में सांसद बने अमेठी से, 2014 में अमेठी से सांसद बने और उसके बाद 2019 में अमेठी और वायनाड 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें वायनाड से ये जीत गए थे और अमेठी से ये श्रीमती जो स्मृति ईरानी जी हैं उनसे ये हार गए थे। तो अभी वर्तमान में अमेठी से सांसद जो हैं स्मृति ईरानी जी हैं और राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद थे। अच्छा, इसमें जो ये जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) और 8(4) की चर्चा हुई है तो हमने इसको भी लिख दिया है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसका जो 8(3) है इसमें लिखा है, अ पर्सन कन्विक्ट ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी कम से कम 2 वर्ष का कारावास हो, ठीक है, 2 से अधिक का हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई पर्सन है, ठीक, अदर देन एनी ऑफेंस रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अच्छा, इसी रिप्रेजेंटेशन एक्ट के 8(1) और 8(2) में भी कुछ ऑफेंसेस की चर्चा की है। अगर उसके अलावा किसी और ऑफेंस में इनका कन्विक्शन होता है, ठीक है, देन ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड। शैल लिखा हुआ है, मीन इस पे मैंडेटरी प्रोविजन है, शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट
ऑफ सच कन्विक्शन, जिस दिन उनका कन्विक्शन हुआ है उसी डेट से ये जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। एंड शेल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years सिंस हिज रिलीज, और जब तक रिलीज नहीं हो जाएंगे तब तक तो डिस्क्वालीफाई रहेंगे ही, और जब रिलीज हो जाएंगे उसके 6 साल तक ये डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे, उसके बाद ही वो कोई चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के बाद हमने सेक्शन 8(4) को भी लिखा हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसमें भी लिखा हुआ है कि इफ विद इन दैट पीरियड एन अपील ऑफ एप्लीकेशन और रिवीजन इज ब्रॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस अंटिल दैट अपील और एप्लीकेशन इज वही था कि अगर 3 महीने तक का समय आपको देना है, अगर 3 महीने में वो अपील नहीं करते हैं तब, और अगर अपील कर दी है या कोई एप्लीकेशन रिवीजन के लिए फाइल कर दी है, तो जब तक उस अपील पे या एप्लीकेशन जो रिवीजन की है उसको डिस्पोज नहीं कर देगा कोर्ट, तब तक उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) और 8(4) हो गई, ठीक है। तो ये पूरा मैटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल में किस राज्य ने धार्मिक आधार पर, रिलीजियस बेसिस पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को मिला 4% आरक्षण जो है वो समाप्त करने का फैसला लिया है? अभी कोई एक स्टेट है उसमें बोला हुआ है कि धार्मिक आधार पर अब मुस्लिमों को, अल्पसंख्यक मुस्लिमों को हम 4% का आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण की कैटेगरी उन्होंने शिफ्ट कर दी है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स के आरक्षण को खत्म किया है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी से शिफ्ट करके किसी दूसरी कैटेगरी में उनको आरक्षण देने का फैसला किया है। आपको उस राज्य का नाम बताना है। राज्य आपका ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आसाम और डी झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक है। कर्नाटक ने हाल में अभी इस तरह का फैसला लिया हुआ है, ठीक है। कर्नाटक में जो आरक्षण है ये अभी मुस्लिमों को ओबीसी के तहत 2B श्रेणी में, ठीक है, एक 2B कैटेगरी है रिजर्वेशन में, 2B श्रेणी में वर्ष 1995 से तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे HD देवगौड़ा जी, उनके द्वारा ये दिया गया था। उस टाइम से ये इनको मिल रहा है, ठीक है। ये ओबीसी है, ये ओबीसी के, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आरक्षण मुस्लिमों को 1995 से, ठीक है, ओबीसी के तहत 2B श्रेणी में मिल रहा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि हम 2B में नहीं देंगे 4%, इनको अब 10% आरक्षण वाली ईडब्ल्यूएस श्रेणी में रखा जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, उस सेक्शन में अब मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा, जिसमें आरक्षण की सीमा जो है वो 10% की है, ठीक। बाकी ये जो 4% वहां से हटाया गया है, तो वहां के स्थानीय लोग हैं, वोकालिगा और लिंगायत समुदाय के लोग, इनको बराबर बराबर 2% इनको दे दिया गया है, और इनको ये रिजर्वेशन जो मिलेगा वो ओबीसी में 2C और 2D श्रेणी में मिलेगा, ठीक है। तो ये मुस्लिम्स को किया है ईडब्ल्यूएस में सिर्फ, और जो इनका 4% था उसका 2% वोकालिगा और 2% लिंगायत को, तो इनको पहले से भी कुछ था, इनके में 2% और ऐड हो गया। तो कर्नाटक में वर्तमान स्थिति क्या है आरक्षण की? ओबीसी के पास 32% आरक्षण है, एससी के पास 17%, एसटी के पास 7% और ईडब्ल्यूएस के पास 10% आरक्षण है। ये कर्नाटक में वर्तमान आरक्षण की स्थिति है, ठीक है। तो ये हो गया आरक्षण के बारे में कर्नाटक सरकार के नए फैसले का। अच्छा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी डिटेल्स हमने दी हुई है, वो सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल है टेलीग्राम के थ्रू। ये टेलीग्राम का हमने यहाँ पे अपना यूजर नेम दिया है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से या यूजर नेम के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको ये डेली बेसिस पे फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा ये UPSSC जो है अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग है उत्तर प्रदेश का, वो बंद दरोगा भर्ती परीक्षा भी निकाली हुई है, उसका सिलेबस भी उन्होंने आउट किया है। तो उस कंप्लीट सिलेबस को हम वीडियोस के थ्रू कवर कर रहे हैं। उसमें जो स्टार्टिंग के 2 टॉपिक थे, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है, और वन्य जीव कार्य योजना, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उन पे डिटेल्ड वीडियो जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी फ्री पीडीएफ के फॉर्म में भी उसको दे रहे हैं, वो भी हम टेलीग्राम से दे रहे हैं। तो अगर आप उसमें कोई आप वैसे अगर वन दरोगा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को भी। बाकी ऐसे भी राष्ट्रीय वन नीति जो है और वन्य जीव कार्य योजना है, वो लगभग हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप वो जरूर देख लें, एग्जाम के लिए आपके लिए वो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में स्टार्ट किया था, वर्ष 2023 में इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की है। केंद्र सरकार इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाला है। यह कार्यक्रम जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी कूनो मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, मैसूर। केंद्र सरकार मैसूर में एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है प्रोजेक्ट टाइगर की 50 वर्ष पूर्ण होने पर, ठीक है। ये जो है
वो 9 से 11 अप्रैल के बीच किया जाएगा। और इस उत्सव में टाइगर रेंज में शामिल सभी देशों के वन एवं पर्यावरण मंत्री और प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, जितने भी देश जो हैं टाइगर रेंज में शामिल हैं, जहां पे टाइगर पाए जाते हैं, उस सभी देशों के वन और पर्यावरण मंत्री एवं उनके प्रतिनिधि जो हैं वो भाग लेंगे। ठीक है, इसमें चर्चा होगी भारत ने कैसे काम किया हुआ है और देश किस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह की इसमें चर्चा होगी। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी उसी दिन एक टाइगरों की गणना रिपोर्ट भी जारी करेंगे कि वर्तमान में टाइगरों की स्थिति क्या है भारत में। ठीक, बाकी ये प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में आया था, ये ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट हांची जो है वो वर्ष 1992 में आया था। इसके भी अभी 2022 में जो है वो 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके उपलक्ष्य में भी एक कार्यक्रम जो है वो काजीरंगा आसाम में 7 से 8 अप्रैल को 2023 को आयोजित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति जो हमारी मुर्मू जी हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 2 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉर प्रणाली जो है खरीद के लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हैदराबाद में है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। कई बार आपसे संस्था का नाम पूछ लिया जाता है और उसका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, मैच करने के लिए आ जाता है कि 4 आपको संस्थाएं दे देगा और उनके मुख्यालय की बात कर देगा। तो ये BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो हैदराबाद में है के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। अनुबंध राशि कितनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3000 करोड़, ऑप्शन बी 4000 करोड़, ऑप्शन सी 5000 करोड़ और ऑप्शन डी 6000 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है 3000 करोड़। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने BEL के साथ एक 3000 करोड़ रुपए की एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली 2 प्रणाली खरीदने के लिए 3000 करोड़ रुपए समझौता किया है। ठीक है, ये जो प्रणाली जो है इस प्रोजेक्ट हिमशक्ति के अंतर्गत है। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमशक्ति क्या है? ये भारतीय सेना के लिए पहाड़ी इलाकों के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है पहाड़ी इलाकों के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या है? इनके लाभ क्या होते हैं कि हम जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसका जो उपयोग करते हैं अपने लाभ के लिए करते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है, जबकि दुश्मन को इसका उपयोग करने से हम रोकते हैं। ठीक है, ताकि हम स्पेक्ट्रम का तो यूज कर पाए बट दुश्मन जो है वो इसका उपयोग ना कर पाए। इस तरह से ये वॉरफेयर टेक्नोलॉजी होती है। इसके 2 घटक हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक समर्थन और इलेक्ट्रॉनिक हमला। तो ये समर्थन जो है वो काइंड ऑफ हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके बाद ये जो हमला है वो हमारा काउंटर रिस्पॉन्स देने के लिए हेल्प करता है। तो ये इस तरह से प्रोजेक्ट हिमशक्ति के तहत भारत 2 एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भारतीय सेनाओं के लिए पहाड़ी इलाकों के लिए खरीदने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दावा जो क्लेम्स होते हैं उनके वितरण के लिए डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो क्लेम्स हैं किसानों के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से वो डिजिटली जो है वो क्लेम किए जाएंगे। ये मॉड्यूल लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है आपको बताना है, किसने किया है? ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर जी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, नरेंद्र तोमर जी। ये कृषि मंत्री हैं। ठीक है, इनके द्वारा ये फसल बीमा योजना के लिए डिजी क्लेम पोर्टल जो है ये किया गया है। ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री। ठीक है, और मंत्रालय का नाम क्या हो गया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये मंत्रालयों के नाम आप लोग याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो डिजी क्लेम है वो क्या है? राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का डिजिटलाइज्ड क्लेम सेटल मॉड्यूल। अब आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावे कर सकते हैं और दावों का वितरण भी जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा। पेपर वर्क की आपको जरूरत नहीं होगी, किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस योजना में जो है अभी 6 राज्य, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा के किसान शामिल हैं। इसमें दावों के लिए सीधे किसानों को उनके संबंधित बैंक खातों में पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से भुगतान किया जाएगा। डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। ठीक, इसका जो तकनीकी को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल, ठीक है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल है, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया गया है। तो ये किसानों के लिए एक अच्छा समाचार है। और कुछ इसमें सेटलमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। ठीक है, साथ में
वो डिटेल हमारे पास अभी एग्जैक्ट फिगर में नहीं है, बट इन्होंने अब ये बोला हुआ है कि अब डायरेक्टली डिजिटली किया जाएगा। तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतने ही हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो हैं वो हमेशा की तरह देख लेते हैं। ठीक है, एक कथकली जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें एक प्रमुख नृत्य है कथकली, जो केरल से आता है। ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध एक दक्षिणी केरल के पत्तनम तिट्टा जिले के गांव एरूर का नया नाम रखा गया है। ठीक है, उसका नाम रख दिया गया है एरूर कथकली ग्रामम। ठीक, ये इन्होंने करीब 12 वर्ष से ये लोग प्रयासरत थे, वहां की पंचायत प्रयासरत थी अपना नाम परिवर्तित करने के लिए। अच्छा, नाम इन्होंने अपना इसलिए परिवर्तित किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और वहां पे कथकली के लिए मतलब इन्होंने, वैसे तो कथकली जो है वो अतीत की कहानियों पे प्रस्तुत किया जाता है, जो एपिक्स है हमारे लाइक महाभारत रामायण। बाकी इन्होंने जो है वो क्रिश्चियन और अदर रिलीजन्स के जो एपिक्स हैं उनको भी इन्होंने कथकली के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो उस गांव का नया नाम जो है वो एरूर कथकली ग्रामम रख दिया गया है। ये कथकली के बारे में देख लेते हैं। कथकली नृत्य की शुरुआत जो है माना जाता है 400 वर्ष पहले केरल से हुई थी और इसमें हाथों की मुद्राओं और आंखों के भावों से अतीत की महान कहानियां प्रस्तुत की जाती है, ये इसका विषय होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके अलावा वर्ष 2023-24 के सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए एमएसपी जो है वो घोषित किया गया है। इस एमएसपी को रखा गया है 5050 प्रति क्विंटल। अच्छा, ये एमएसपी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेट के एग्जाम्स में तो कई बार पूछे ही जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि फला फसल का एमएसपी कितना रखा गया है, या 4 फसलों के नाम दे दिए जाते हैं और उनके एमएसपी दे दिए जाते हैं। तो इस वर्ष के लिए कच्चे जूट का जो एमएसपी है वो 5000 प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाकी जब एग्जाम आने वाला होगा तो उस टाइम तक जितनी भी फसलों के एमएसपी की घोषणा की जा चुकी होगी वो सारा हम आपको टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अभी कुछ राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वहां पे मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी हुई है, तो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, नवनियुक्त जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये उच्च न्यायालय है, कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम क्या है और इसके पूर्व ये कहां पर थे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इसके मुख्य न्यायाधीश जो है वो अभी प्रीतिंकर दिवाकर जी वहां के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ये अभी तक इलाहाबाद के जो उच्च न्यायालय थे वहां के मुख्य न्यायाधीश थे। अब ये वहां के पहले कार्यवाहक थे, अब ये मुख्य न्यायाधीश बन गए। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश पहुंचे हैं, इनका नाम है विरोध चंद्र। ये पहले केरल उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे, वहां से ट्रांसफर होकर ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं। और इसके अलावा तीसरा है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, यहाँ रमेश सिन्हा जी जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनकर आए हैं। ये पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ बेंच है, लखनऊ में बैठती है, वहां के ये वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। आप जान लीजिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसकी 2 बेंचें हैं, एक इलाहाबाद में बैठती है और एक लखनऊ में बैठती है। ठीक है, तो ये जो 3 नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं ये तीनों के बारे में है। ये चूंकि इलाहाबाद का है तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज के करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने जो क्वेश्चन डिस्कस की, डिटेल्स दी आपको कैसी लगी वो आप हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी फ्री पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा। कोई क्वेरी हो तो ईमेल के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।